दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गुड़गांव के अंदर हैं और गुड़गांव के अंदर एक किट जी संस्था है और किट जी संस्था में किट जी पब्लिक स्कूल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी अधिक स्ट्रेंथ किट जी स्कूल की है और जितना बड़ा नाम किट जी का है और जो उपलब्धियाँ किट जी स्कूल की है वो गुड़गांव में शायद ही किसी और स्कूल की होंगी। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं किट जी स्कूल के डायरेक्टर और चेयरमैन श्री सोनू कटारिया जी से। तो आइए सबसे पहले तो हम सोनू जी का परिचय करवाते हैं। सोनू जी आपका हमारे भारत लिंक चैनल पर स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार और मैं भारत लिंक का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने किट जी संस्था को एक मौका दिया अपनी आवाज़ को अपने अभिभावकों तक और समाज तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कटारी साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप नेवी में थे पहले और नेवी में भी पहली बात तो ये है कि देश की सेवा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है नेवी, और उसमें भी आप राडार ऑपरेटर थे तो वो तो और भी इम्पोर्टेंट जॉब थी आपकी। तो आप उस लाइन को वो करके न छोड़ के न और आप स्कूल की लाइन में आए, शिक्षा की लाइन में आए। तो हम जानना चाह रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आपको वो काम छोड़ना पड़ा और कैसे आपने फिर स्कूल की शुरुआत की। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक देश सेवा करने का मौका मुझे मिला जी, और मैंने 4 साल अपनी देश सेवा बहुत अच्छे से की जी लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वो देश सेवा छोड़नी पड़ी। जी 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 और मुझे आज गर्व है कि वहाँ देश सेवा ना करके मैं यहाँ भी एक समाज सेवा कर रहा हूँ और अपने जैसे जो हैं फौज के लिए, आर्मी के लिए मैं अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनको एनडीए के लिए, उनको आईआईटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ भी मैं देश सेवा कर रहा हूँ। मैंने वहाँ देश सेवा 4 साल की और वहाँ पे रहते हुए मैं इतना काम नहीं कर सकता था जितने एफर्ट्स मैं यहाँ पे कर सकता हूँ समाज के लिए। तो इस चीज़ का लिए मुझे बहुत गर्व है अपने। आपका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर एक सोनू कटारिया थे कि आप सैकड़ों सोनू कटारिया देश को देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू आर राइट। जी जी। आई एम गेटिंग मोर चांसेस हियर रादर देन टू नेवी, सो आई एम वेरी प्राउड ऑन दिस मोमेंट। जी जी। तो आप सर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आए? कुछ और भी तो काम कर सकते थे आप। एक्चुअली एजुकेशन बैकग्राउंड से मैं रहा, मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड था। ठीक है। तो एंड स्पेशली आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू टीच द मैथ्स। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता था जब मैं टीच करता था। तो टीचिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने एजुकेशन फील्ड को चुना। एंड एक रिस्पेक्टफुल ये है जहाँ पे हम एक गरीब बच्चे को की सेवा कर सकते हैं, उन अभिभावकों की मदद कर सकते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के काबिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये देश सेवा का मुझे दोबारा मौका मिल रहा है एंड आई शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया सर। तो शुरुआत कहाँ से की आपने सर? सबसे पहले तो जो शुरुआत हमने की एक प्राइमरी स्कूल से की जो बसई फ्लाईओवर के पास आज हमारी प्राइमरी विंग ना होके प्ले विंग है। जी जी। तो वहाँ से हमने शुरुआत की और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया जी। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हार्डवर्क किया टीचर्स ने, स्टाफ ने, और एक आज के दिन एक अच्छा खासा नाम किट जी का इस सोसाइटी में है, नियर बाई में। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं सर। आज किट जी का नाम है, गुड़गांव के अंदर बहुत ही शान से लिया जाता है। तो सर जब आपने शुरुआत की, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको विश्वास कैसे था कि आप कामयाब हो जाएंगे और इस लेवल तक कामयाब हो जाएंगे? देखिए सर, किसी भी चीज़ सक्सेस के लिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका परफेक्शन कितना है, ठीक है, कितने आप एक्सपर्ट हो, कितना आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। दूसरा उसके बाद आता है आपका हार्डवर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है। एक अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो जब मैंने शुरुआत की तो मेरी नीयत बहुत अच्छी थी। मैंने कभी भी पैसा कमाने के लिए ये संस्था नहीं खोली। मेरा उद्देश्य था कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, चाहे वो पैसे वाला है नहीं है। पैसा बच्चे की शिक्षा के बीच में नहीं आना चाहिए। इस नियति से मैंने काम किया। सभी अभिभावकों ने हमारा बहुत साथ दिया और भगवान की कृपा भी किट जी पे रही क्योंकि एक अच्छी नियति के साथ हम इस उद्देश्य से आए थे। तो उसमें मैं मानता हूँ सर कि एक अच्छी नियत से किया गया काम कभी असफल हो ही नहीं सकता। जब आपने स्कूल की शुरुआत की उस टाइम कितने बच्चे थे आपके पास स्टूडेंट, और आज कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? जब हमने सर शुरुआत की तो अप्रोक्स हमारे पास 200 स्टूडेंट्स थे। एग्जैक्टली आई कांट टेल यू कि कितना था, बट अप्रोक्स 200 स्टूडेंट्स से हमने शुरुआत की थी। और आज के दिन हम 1500 प्लस बच्चे हैं। 1500 प्लस। अच्छा ये बताइए, आपके एरिया में बहुत से स्कूल हैं
लिमिटेड एरिया में एक तो गुड़गांव के अंदर ही सैकड़ों के हज़ारों स्कूल हैं और आपके एरिया में भी बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, तो 1500 से अधिक बच्चे होना और वो भी 7-8 साल की कम अवधि में होना, और ये एक रिमार्केबल काम है। तो आप इतना कैसे कर पाए? क्या ऐसा वो है कि आपके स्कूल के ऊपर ही भरोसा है, अभिभावकों को आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा है? जबकि मैंने यहाँ देखे हैं ऐसे भी स्कूल हैं जिनके इसमें 100, 150, 200 बच्चे हैं और वो भी पुराने स्कूल हैं, आपसे भी पुराने स्कूल हैं, लेकिन इतने कम समय में, इतने अल्प समय में आपके पास 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसकी क्या वजह है? सर, जहाँ तक मेरा अनुभव है, स्कूल में 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो बच्चे को मूलभूत सुविधाएं स्कूल में मिलनी चाहिए। ठीक है। एक जो इंफ्रा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो इंफ्रा बच्चे को मिलना चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं जरूरी उसके पास होनी चाहिए। तो किडजी एक अच्छा इंफ्रा के साथ, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे रहा है। अभिभावक बहुत खुश होते हैं कि इतने कम फीस में, इतने अच्छे इंफ्रा के साथ, जो स्कूल्स हैं जो 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा फीस लेते हैं हमसे, वहाँ पे भी वो फैसिलिटी नहीं है जो हम यहाँ पे अपने अभिभावकों को प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके टीचर्स। ठीक है। आई कैन चैलेंज एनीवन, जो हमारे पास टीचर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छे स्कूलों से हैं, रेपुटेड स्कूलों से हैं, जहाँ पे हमसे 5 to 6 टाइम्स फीस ली जाती है। वही एजुकेशन हम पेरेंट्स को इतना अफोर्डेबल बना के दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत से कहा, मेरी नीयत अच्छी है, मैं सेवा करने आया हूँ, यहाँ पैसा कमाने नहीं आया। तो मेरा सिंपल है कि पहले बच्चों को अच्छा इंफ्रा प्रोवाइड करो, दूसरा अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करो। जी। अचीवमेंट क्या है सर आपके स्कूल की, और क्या आपके स्कूल का जो एकेडमिक की बेस है या स्पोर्ट्स बेस है या दोनों ही है? देखो, सबसे पहले तो मैं अचीवमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जी। हमारे यहाँ से, जैसा हमने ज़्यादा समय पहले 10th 11th 12th स्टार्ट नहीं की, 2 या 3 ईयर से हमने स्टार्ट किया है। तो इतने कम पीरियड में हमने 2 बच्चे NIT में हमारे सेलेक्ट हुए। ठीक है। एक बच्चा आदित्य मौर्य है जो NIT त्रिचू में अभी कोर्स कर रहा है। एक बच्चा हमारा NIT राउरकेला में है, देव सोनी। जी। तो इतने कम समय में NIT में बच्चों को एडमिशन करवाना, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। NDA हमारे स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया। बोर्ड में हमारा रिजल्ट CBSE में 98% तक हाईएस्ट स्कोर हमारा गया है। ठीक है। तो इतना अच्छी एजुकेशन देना, पेरेंट्स को बहुत भरोसा है कि किडजी में आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है, अच्छे टीचर्स के हाथ में है, जहाँ पे उसको बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। और स्पोर्ट्स पे हमारे पास हमारा खुद का प्लेग्राउंड है, जहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड आपका स्केटिंग्स एंड नेट क्रिकेट, ये फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। कहाँ तक गए हैं खेल में बच्चे आपके? खेल में हमारे नेशनल लेवल तक हमारा एक बच्चा अभी सेलेक्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। एथलेटिक्स में, उसमें रेस में, और 2 बच्चे हमारे कराटे में सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया है आपके स्कूल ने क्या? बिल्कुल सर, जब भी हमारे बच्चों को मौका मिलता है तो हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जी। सुविधाएं क्या क्या है सर आपके स्कूल में? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक स्कूल के अंदर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि साइंस लैब होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब, लाइब्रेरी हमारे पास है। देन आपका कंप्यूटर लैब वेल इक्विप्ड, कहने को नहीं, बिल्कुल वेल इक्विप्ड कंप्यूटर की हमारे पास कंप्यूटर लैब है। देन साइंस म्यूजिक रूम है, अलग से डांस रूम है। तो हम खाली ये नहीं कि खाली बुक्स में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करते हैं। बच्चों के म्यूजिक के पीरियड भी लगते हैं, डांस क्लासेस भी उनको दी जाती हैं, साइंस में प्रैक्टिकल के थ्रू भी उनको टीच किया जाता है, एंड कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल के थ्रू उनको टीच किया जाता है। तो बेसिक बाकी वो क्लासेस तो सब में नॉर्मल होती हैं, इन फैसिलिटी के साथ हम औरों से डिफरेंट हैं। जी। अच्छा सर, कुछ स्कूलों में, मैं काफ़ी स्कूलों में जाता हूँ तो कई स्कूल वाले कहते हैं कि हम होमवर्क नहीं देते बच्चों को, या फिर बैग फ्री एजुकेशन के बारे में कहते हैं। तो ये जो इस तरह का मेथड है, ये ठीक है या फिर होमवर्क देना चाहिए बच्चों को और बैग होना चाहिए बच्चों को? इसके बारे में क्या कहना है? देखो, इसमें मेरे 2 व्यू हैं कि एक लिमिट एज तक ये कंसेप्ट ठीक है कि बच्चा अभी छोटा है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बट मेरा ये मानना है जैसे ही बच्चे की एज इंक्रीज होती है, हमें उस पर प्रेशर डालना जरूरी है। नहीं तो लाइफ में क्या होगा, सडन उसके ऊपर प्रेशर आएगा, वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। सपोज करता हूँ मैं अगर 12th क्लास के बच्चे को बैग फ्री कर देता हूँ, उसको बर्डन नहीं करता हूँ, 12th के तुरंत बाद उसको NDA का एग्जाम देना है, वो डिफेंस में चला जाता है, तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो हमें लीनियंसी देनी है, बट एक लिमिट एज तक, जैसे बच्चे की एज इंक्रीज होती है उसमें प्रेशर डालना है।
कल को वो डिफेंस ज्वाइन करे या कुछ ऐसी जॉब ज्वाइन करे तो उसको एकदम बर्डन फील नहीं होना चाहिए। धीरे प्रेशर देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे देना चाहिए। बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना है और ज्यादा प्रेशर में नहीं डालना है। अच्छा, कुछ स्कूल के ओनर हैं सर, वही कहते हैं कि जी हमारा स्कूल तो रिकॉग्नाइज है, पहले दिन से ही हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था और इसलिए उसकी फीस ज़्यादा होती है। जो तो क्या ये रिकॉग्निशन की जो फंडा है, क्या वो फीस से अटैच होता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है सर ये बात। रिकॉग्निशन का फीस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी नीयत सही है तो आप देखो, सिंपल सी बात है, नॉर्म्स पूरे कीजिए। नॉर्म्स का एक फीस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि आप स्कूल पैसा कमाने के लिए नहीं खोल रहे हो, ठीक है, हम एक सेवा के लिए स्कूल खोल रहे हैं। तो बेसिक अपने नॉर्म्स पूरे करके रिकॉग्निशन लेके आओ और जितना अफोर्डेबल आप फीस को कर सकते हो उतना आप कीजिए। पैसा कमाने की नीयत से रखेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी नीयत पैसा कमाने की नहीं है तो वो अफोर्डेबल बना सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। अच्छा सर, जब मैं स्कूल में आया आपके में तो मैंने देखा है कि आपकी बिल्डिंग बहुत शानदार है। अमूमन मैंने देखा है कि इतनी अच्छी और बड़ी बिल्डिंग होने के बाद जो स्कूल का ओनर है उसके अंदर जैसे JBT है, B.Ed है, नर्सिंग है, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज ले आता है, या फिर अगर इस तरह के कोर्स नहीं भी लेके आता तो वो अपनी एक ब्रांच है, फिर उससे दूसरी ब्रांच है, फिर तीसरी ब्रांच है, इस तरह से अपना मतलब एक्सपेंशन वो करता रहता है। तो क्या इस तरह का आपका भी कोई विचार है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये जी। देखिए सर, ऐसा है, ये बिल्डिंग हमारी काफ़ी शानदार बिल्डिंग है, नो डाउट। हाँ। बट जैसे ही मैं JBT B.Ed लेके आऊँगा, मुझे फिर मेरे लिए इन बच्चों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा इतने स्पेस में। तो मैं यहाँ तो केवल अपने बच्चों के लिए शिक्षा का जो यहाँ पे देना चाहूँगा, अच्छी एजुकेशन मैं गुड़गांव के बच्चों को प्रोवाइड करना चाहूँगा, क्योंकि हर तरह का तबका यहाँ पे रहता है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित हो। एंड जैसे JBT B.Ed ले आऊँगा तो मैं एक बिजनेस क्लास में चला जाऊंगा यहाँ पे, तो वो मैं नहीं करना चाहता। हाँ, हमारा प्लान है JBT B.Ed लाने का, जिसके लिए हमें झज्जर में प्लान किया हुआ है। यस, झज्जर में। थोड़ा वो तो रिमोट एरिया नहीं होगा गुड़गांव से? देखो बेसिकली क्या है ना, कोई चीजें बढ़ाने के लिए आपको लैंड अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। लैंड अवेलेबिलिटी की जरूरत है। तो गुड़गांव में थोड़ा लैंड अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, कॉस्टली भी है और अवेलेबल भी नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। झज्जर रिमोट एरिया है तो वहाँ पे इजिली लैंड अवेलेबल है और आपको इतनी कॉस्टिंग भी नहीं आती, तो आप एक अफोर्डेबल एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो इस चीज के लिए भी। तो इसलिए आपने झज्जर को चुना है? यस। और ब्रांच भी मतलब जैसे KTG पब्लिक स्कूल की भी ब्रांच? जैसे मैं ब्रांचेस का बात करना चाहूँगा, अभी हमारी 2 ब्रांचेस चल रही हैं। एक जैसे में आप यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं बसई में, दूसरी हमारी सेक्टर 10 में ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास अप्रोक्स 350 प्लस स्टूडेंट्स हैं। इसको 2 साल में अभी हमने स्टार्ट किए हुए, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा वहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। वो भी इसी नाम से है? सेंट किड्स पब्लिक स्कूल के नाम से है। और जो झज्जर में हम करने जा रहे हैं वो भी सेंट किड्स पब्लिक स्कूल के नाम से ही जी। अच्छा सर, मैं 1-2 चीज़ें और पूछना चाहूँगा। जैसे मैं स्कूलों में जाता हूँ तो मुझसे अभिभावक भी मिलते हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन कुछ अभिभावक है ना ये कहते हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, ये इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं कि सरकारी स्कूल में तो नाम मात्र की फीस होती है और प्राइवेट स्कूल वाले फीस के नाम से पब्लिक को लूटते हैं। तो ये क्या फंडा है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। देखो सरकारी स्कूलों में क्या है ना, जो फंडिंग करती है गवर्नमेंट करती है, चाहे वो टीचर की सैलरी हो, उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी हो, फर्नीचर करना हो, तो सब फंडेड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हम सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूट हैं, हमारे पास जो फंड का जनरेशन है वो पेरेंट्स की फीस से ही होता है। ठीक है, जो पेरेंट्स फीस देंगे वही हमारा फंड है, ठीक है, उसी को यूटिलाइज हमें करना है। तो देखो हमें बच्चों के लिए फैसिलिटी करनी है, साइंस लैब बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, या बिल्डिंग एक्सपेंशन है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की फीस से ही पॉसिबल हो पाएगा, इसी पैसे से हो पाएगा। हाँ, ये है कि आप उसमें कमाने की नीयत मत रखिए, जितना आपका आ रहा है वो आप इन्वेस्ट करते रहिए, बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि और सुविधाएं और दी जा सके, बिल्डिंग अच्छी दी जा सके। जी। अच्छा, एक चीज़ और सर, पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि जब एडमिशन होते हैं तो जो स्कूल वाले हैं स्कूल के अंदर से ही कापी किताबें देते हैं, स्टेशनरी देते हैं, ड्रेस देते हैं। स्कूल में जिस भी चीज़ की बच्चों को ज़रूरत होती है वो स्कूल अवेलेबल करवाता है, उसमें उनका कमीशन होता है, बहुत ज़्यादा कमीशन होता है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? नहीं सर, ये हम ऐसा नहीं करते और आई थिंक ये रूमर्स है बहुत बड़ा पेरेंट्स के माइंड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है कि वो पैसा कमाने के लिए बुक्स वगैरह, मोस्टली सब वेंडर के पास जाता है, मोस्टली स्कूलों का, और वो पेरेंट्स की चॉइस ही होती है। आइदर वो उस वेंडर से परचेज कर सकता है या मार्केट में जहाँ भी अवेलेबल वहाँ से परचेज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू माई व्यू कोई इंस्टीट्यूशन किसी को नहीं फोर्स करता है इस चीज़ के लिए, और करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। अपना ड्रेस कोड रखिए, अपनी बुक सेलेक्ट कीजिए, एंड पेरेंट्स को अवेलेबिलिटी जहाँ से भी उसको अवेलेबल है उसको वहाँ से परचेज करने दीजिए।
सर मैं एक थोड़ा सा लीक हटके क्वेश्चन नहीं, एक सुझाव देना चाहूँगा आपको। जो गांव के अंदर स्कूल होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि आप जजर में वो करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो गांव के अंदर मैंने एक चीज़ देखा, जैसे सर शहर के अंदर तो जो अभिभावक है ना वो टाइम पे फीस देते हैं, लेकिन गांव के अंदर है ना अभिभावक ये बोलते हैं अगर जी हम फसल पे पैसे दे देंगे, और स्कूल के ओनर की मजबूरी होती है कि बच्चा चला जाएगा तो फिर वो फीस भी नहीं आएगी, तो वो कहते हैं ठीक है जी आप फसल पे दे देना। उस फसल पे वो पैसे दे नहीं पाते, तो फिर उसकी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की फीस इकट्ठी हो जाती है, और वो इतनी फीस इकट्ठी हो जाती है कि अभिभावक की कैपेसिटी से ही बाहर चली जाती है, फिर लास्ट में वो फीस तो देते नहीं और बच्चे को भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह का माहौल गांव में मैंने देखा है सर। तो अगर आपका इरादा गांव में स्कूल खोलने का है तो मैं थोड़ा ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप इस चीज़ से अवेयर ज़रूर रहें सर, कि अभिभावक है ना फीस के मामले में मैं डायरेक्ट रूप से कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल वालों को ब्लैकमेल करते हैं अभिभावक। देखो, मैं आपके इस क्वेश्चन से थोड़ा सा सहमत भी हूँ, सहमत भी नहीं हूँ। हाँ। मैंने शुरुआत से कहा नीयत के ऊपर डिपेंड है। हाँ। मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स ये चाहेगा कि मैं अपने बच्चे की फीस ना पे करूँ। मुझे कहीं ना कहीं जेन्युइन रीजन लगते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे की फीस पे नहीं कर पाता है। बहुत बड़ा जेन्युइन रीजन उसका रहा होगा। तो स्कूल वाले का ये फर्ज बनता है उस अभिभावक के साथ बैठे, उसकी समस्या को सुने और जहां तक हो सके उसका सोल्यूशन निकाले। जी। खाली हमें अभिभावकों को ही गलत नहीं ठहराना है। हो सकता है उसकी मजबूरी रही। हाँ, कोई अगर अभिभावक ऐसा इंटेंशनली अगर कोई गलत कर रहा है, इरादे में गलत कर रहा है, तो वो अभिभावक गलत कर रहा है। जी। अपने बच्चे की शिक्षा से बढ़ के किसी अभिभावक के लिए कुछ नहीं हो सकता। गांव में देखे मैंने, अगर ऐसा आपके साथ नहीं होगा तो सर ये तो आप बहुत ही किस्मत वाले में। चलिए सर, ये तो एक लीक से हटके थोड़ा क्वेश्चन एकदम से आपने ये कहा कि मुझे रिमोट एरिया में स्कूल खोलना है और मैंने रिमोट एरिया में काम किया है एजुकेशन की लाइन में, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को पता। अच्छा सर, चलिए आप ये बताइए कि आपका इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा स्कूल है, इतनी जानकारी है आपकी एक क्षेत्र में, आपको लोग सम्मान भी करते, तो क्या कभी पॉलिटिक्स में भी जाने का विचार है आपका? देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिक्स में भी क्या करना है। राजनीति भी एक सामाजिक जो कहते हैं सेवा है, और हम इतनी अच्छी सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिसका जो काम है उसको करते रहना चाहिए। राजनीतिक जो कर रहे हैं वो अपनी सेवा कर रहे हैं, देश सेवा, हमें अपने देश सेवा इसी लाइन में रहते हुए करना चाहिए। एक मेरा मकसद है, उस मकसद को मेरे को पूरा करना है, और मैं इसमें रहते ही उस मकसद को पूरा करूंगा। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना मेरा मकसद है। तो राजनीतिक काम राजनीतिक लोगों को करने दो, मुझे अपना काम मुझे करना है। अपने फिर भी मैं अगर आपकी विचारधारा को जानना चाहूँ तो आपकी नज़र में कौन सी राजनीतिक पार्टी देश या प्रदेश के लिए बेहतर है? देखो, मेरी नज़र में सभी पार्टियां बराबर हैं। मैं चाहता हूँ कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो मैं उस पार्टी से ये कहूँगा कि गरीबों के लिए कुछ करें, जो लोग करप्शन ना करें, बिल्कुल जीरो करप्शन, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इसको प्रोवाइड करें। जो ये चीज़ करता है वो सबसे अच्छी राजनीतिक पार्टी है। भविष्य की क्या योजना है आपकी? भविष्य की सर हमारी योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एजुकेशन को पहुँचाया जाए, और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहे, हम अब प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी, देन प्राइमरी की फ्रेंचाइजी हम लेके आएंगे। जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बच्चों की सेवा करना चाहते हैं, उन अभिभावकों की मदद करना चाहते हैं, जो कम पैसे में अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी हम अपनी फ्रेंचाइजी निकालने वाले हैं, तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। आप अपने बच्चों के अभिभावकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके अभिभावकों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो आज के सिस्टम में मुझे कमी लगती है। 2 तरीके की कमी है। सबसे पहला सिस्टम, इतना हल्का सिस्टम बना दिया है बच्चों के लिए, तो उस सिस्टम को कई अभिभावक उसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं। एक मान लो किसी अध्यापक ने एक बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, आपने भी शिक्षा ली, हमने भी ली, तो डर बहुत जरूरी होता है अध्यापक का। आपका कहने का मतलब ये कि हल्की फुल्की सजा भी होनी बिल्कुल होनी चाहिए, पर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी को जानवर की तरह मारना चाहिए, वो भी नहीं, बट जब तक बच्चे में खौफ नहीं होगा, चाहे वो अभिभावक का ही क्यों ना हो। दूसरी चीज है, हमें बच्चों को गलत में कभी भी सपोर्ट नहीं करना है। जितना हम बच्चे को गलत में सपोर्ट करेंगे वो एक दिन हमारे लिए समस्या का विषय बनेगा, और वो बच्चा जब हमारे कंट्रोल से बाहर जाएगा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो थोड़ा बहुत अध्यापक के तरीके से भी देखा जाए कि किसी अध्यापक ने कुछ किया है तो उसने जानबूझ के नहीं किया है, कुछ ना कुछ मकसद रहा होगा। आपके बच्चे की भविष्य के लिए ही अध्यापक है स्कूल में, तो उसको इतना हमें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे अध्यापक गलत है वहाँ पे हमें अध्यापक के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए, बट हर समय हमें अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करना
करना चाहिए। जी जी। चलिए सर, आखिरी सवाल, बहुत अच्छी आपने अपने स्कूल के बारे में, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया और हमें सुन के भी अच्छा लगा। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, भारत लिंक के दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, स्पेशली जो अभिभावक, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो मैं शिक्षा की बात करूँगा। जी 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 जी। जो मैं गुड़गांव में सिनेरियो देखता हूँ, तो सब पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए स्कूल सर्च करते हैं वो फीस को देख के सर्च करते हैं। तो उन अभिभावक के लिए मेरा संदेश है कि किसी भी स्कूल को अगर आप चूज करते हो तो उसकी फीस स्ट्रक्चर देख के चूज ना करें, उसकी मेहनत, उसके रिजल्ट्स को देख के चूज करें। जी जी। मैं ये नहीं कह रहा किड जी को चूज कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किड जी का रिजल्ट देखिए, बाकी किसी और अच्छे स्कूल का रिजल्ट देखिए, जिस स्कूल ने अच्छा रिजल्ट दिया है, चाहे वो कम फीस में एजुकेशन क्यों ना ले रहा हो, तो आप बच्चे की एकेडमिक को देख के अपने बच्चे का स्कूल सेलेक्ट करें, ना कि फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की होड़ में ना आगे जी, नहीं तो आप अपने बच्चे के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। जी जी। बहुत बढ़िया सर। सोनू कटारिया जी, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और दोस्तों, ये हमारे सोनू कटारिया जी थे, जिनके आपने विचार सुने, एजुकेशन के ऊपर विचार सुने, अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार सुने। निसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों, अगर सोनू कटारिया जी जैसे लोग आते हैं तो ये शिक्षा का ही भला होगा, ये बच्चों का ही भला होगा। और जितने भी अभिभावक हैं, मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि स्कूल के अभिभावक के, स्कूल के जो ऑनर हैं, उसकी विचारधारा को जरूर जानना चाहिए कि उसकी विचारधारा क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो खुद कैसा इंसान है। अगर सिर्फ फीस का या पैटर्न का या उसको बिल्डिंग को देख के नहीं, एक बार स्कूल के चेयरमैन के बारे में भी पता करना चाहिए। अगर आपको लगे कि स्कूल के जो ऑनर है अच्छे विचारों के हैं, वास्तव में शिक्षा के प्रति कुछ करना चाह रहे हैं और उनकी नीयत साफ है, तो उसी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना चाहिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि सोनू कटारिया जी हैं, वो अच्छे विचारों के धनी हैं और शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। तो हम भी सभी अभिभावकों को कहना चाहेंगे कि ऐसे ही स्कूलों में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला करवाएं, ताकि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर बन सके। इसी के साथ ही दोस्तों, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमारे विचार सुने, सोनू कटारिया जी के विचार सुने और आपने हमारे वीडियो को देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम सोनू कटारिया जी का भी धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, आपका भी धन्यवाद करेंगे। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस तरह के व्यक्तियों के विचारों को आप तक पहुंचाते रहें और आपको पता चलता रहे कि भाई किस स्कूल के या किस क्षेत्र के किस इंसान में क्या खासियत है। तो इसके साथ ही एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।